1 मार्च 1953 को स्टालिन को जहर दे दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1991 में रूस में कुछ अमेरिकी सलाहकार भेजे गए। इन सलाहकारों का मुख्य उद्देश्य सही समय पर रूस में एक केंद्रीय बैंक बनाने के कानून को पेश करना था, और जिसमें वो कामयाब भी हो गए। जहाँ कहीं पिछले 200 सालों से रूस के शासक इस कार्य के होने के बिल्कुल विरुद्ध खड़े थे और मुकाबला कर रहे थे, वही अब अंततोगत्वा रूस भी बैंकर्स के हाथों में चला गया। महामंदी 1929 से 1943 अमेरिकी गृहयुद्ध के समय को छोड़कर 1820 से 1910 के बीच के 90 सालों में डॉलर में अवमूल्यन न के बराबर हुआ, परंतु फेडरल रिजर्व बैंक के बनते ही डॉलर महंगाई के कारण अपनी कीमत खोने लगा। 1914 से 1920 के बीच कीमतें 125% बढ़ गई, जिससे डॉलर की कीमत पहले के मुकाबले 1956 के डॉलर की कीमत पहले के मुकाबले 56% ही रह गई। फेडरल रिजर्व ने 1920 में ब्याज दर बढ़ाकर देश में मंदी ला दी। 1920 की इस मंदी के बाद अमेरिकी सांसद चार्ल्स लिंडबर्ग लिखते हैं कि फेडरल रिजर्व एक्ट के तहत आर्थिक त्रासदियाँ वैज्ञानिक रूप से पैदा की जाती है। वर्तमान की त्रासदी वैज्ञानिक रूप से बनाई गई पहली त्रासदी है, ठीक उसी तरह से जैसे हम कोई गणितीय समीकरण बनाते हैं। फिर 1921 से 1929 तक सस्ता कर्ज देकर अमेरिका में पैसे की मात्रा को 62% तक बढ़ा दिया गया। स्टॉक मार्केट में लोग ज़्यादा पैसा लगाए, इसलिए शेयर का मात्र 10% राशि देकर खरीदने या बेचने के नियम बनाए गए। लोगों ने अपनी ज़मीन तक बेचकर अपना सारा धन इस जुए में लगा दिया, क्योंकि उस समय हर कोई इससे लाभ उठाता दिख रहा था। जब लोगों का सारा पैसा इस जुए में लगा था, तो बैंकरों ने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर इसे क्रैश करा दिया। 9 मार्च 1929 को फेडरल रिजर्व बैंक के संस्थापक बैंकर पॉल वारबर्ग ने सभी सदस्य बैंकों को यह सलाह दी कि वे या तो शेयर बाजार से बाहर निकल जाए या अपने शेयर को शॉर्ट सेल कर दें। शॉर्ट सेल प्रक्रिया वह है जिसमें शेयर की कीमत जितनी गिरेगी उतना ही मुनाफा होगा। वारबर्ग ने उन्हें सूचित किया कि यदि वे तुरंत कार्रवाई करते हैं तो उन्हें भारी मुनाफा होगा, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाला था। उसके बाद फेडरल रिजर्व ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा सरकार के बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए, जिससे बाजार में पैसे की मात्रा कम होने लगी। 24 अक्टूबर 1929 को फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर बढ़ाकर 6% कर दी, जिससे आम जनता के लिए कर्ज की दर 20% तक चली गई। अधिकतर लोग जो पहले शेयर का 10% देकर बाकी 90% उधार लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाते थे, महंगा कर्ज होने से उन्होंने वो बंद कर दिया, जिससे शेयर की खरीदारी कम होने लगी और दाम गिरने लगे। ऐसे में लोगों का विश्वास शेयर खरीदने से उठने लगा और ज़्यादा लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे शेयर के दाम और अधिक गिरने लगे। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने के लिए अचानक से हजारों ऑर्डर आने लगे। ये सभी ऑर्डर सट्टेबाजों द्वारा स्टॉक मार्केट से लोगों का विश्वास खत्म करने के लिए रणनीति के तहत पहले से नियोजित थे। माहौल इतना भयानक हो गया कि लोग किसी भी कीमत पर अपने शेयर बेचकर भागना चाहते थे। इस तरह लोगों का विश्वास स्टॉक मार्केट से उठ गया और 29 अक्टूबर 1929 को फिर से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिसके बाद महामंदी की शुरुआत हुई। लोगों ने बैंकों से अपने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए और विदेशी लोगों ने भी अपना सोना बैंकों से निकलवा लिया, जिससे पैसे की मात्रा और गिर गई तथा मंदी गहराने लगी। दिसंबर 1932 तक अमेरिकी
स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई क्यों सिक्योरिटीज की कीमत 83% की गिरावट के साथ 89 अरब डॉलर से घटकर 15 अरब डॉलर रह गई। अमेरिका और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में 1929 से 1933 तक महामंदी का दौर रहा। इसके आर्थिक और सामाजिक परिणाम विनाशकारी थे। 24,000 बैंकों में से 10,000 बंद हो गए और उनमें जमा लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। 2 लाख कंपनियां दिवालिया हो गई और 83 लाख लोग बेघर होकर सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए। अमेरिका की राष्ट्रीय आय 1941 में 20 अरब डॉलर कम हो गई, जो 1929 में 90 अरब डॉलर थी और 1932 में मात्र 48 अरब डॉलर रह गई। इसकी एक चौथाई जनसंख्या बेरोजगार हो गई और लगभग 30 लाख लोग इस दौरान भुखमरी और आत्महत्या से मर गए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता और शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे मिल्टन फ्राइडमैन लिखते हैं, फेडरल रिजर्व ने निश्चित रूप से 1929-1933 में देश में मुद्रा संचालन को 1/3 कम करके महामंदी ग्रेट डिप्रेशन को जन्म दिया है। मंदी के दौरान लोगों का बहुत नुकसान हुआ, परंतु बड़े बैंकों ने और कुछ बड़े पैसे वाले लोगों ने बहुत लाभ कमाया, क्योंकि उनके पास पहले से ही सब सूचना थी। बाद में इन्हीं लोगों ने कौड़ियों के भाव पर बर्बाद हुए लोगों से उनके व्यापार धंधे खरीद लिए। इस तरह से आम लोगों की संपत्ति कानूनी और बड़े व्यवस्थित तरीके से बड़े पूंजीपतियों के पास चली गई। अमेरिकी कांग्रेस संसद सदस्य लुइस मैकफेडन लिखते हैं, महामंदी एकाएक किसी दुर्घटना से नहीं आई, बल्कि इसे बड़ी सावधानी से लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंकर भयंकर निराशा की एक ऐसी स्थिति लाना चाहते थे जिससे वे हम सभी के शासक के रूप में उभर सके। गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत 1923 के दशक में दुनिया के एक के बाद एक देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करना शुरू किया, अर्थात तब से उस देश में पैसा बनाने के लिए सोने या चांदी को रिजर्व में नहीं रखना था। इसकी शुरुआत 1941 में ब्रिटेन ने की। अमेरिका ने भी 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड का अंत करना चाहा, पर उससे पहले अपने ही देश के लोगों से उनका सारा सोना लूटने की योजना बनाई। दरअसल 1933 में मंदी के बाद बैंकों की खस्ता हालत के कारण लोग जब अपना सोना मांगने गए तो फेडरल रिजर्व ने 2 मार्च 1933 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और लोगों को गोल्ड सर्टिफिकेट के बदले सोना देने से मना कर दिया। बाद में 5 अप्रैल 1933 को अमेरिकी सरकार ने कार्यकारी आदेश 6102 जारी किया, जिसके तहत $100 से ज़्यादा का सोने रखने पर $10,000 का जुर्माना और 10 साल की सज़ा हो सकती थी। लोगों और वित्तीय संस्थानों को अपना सारा सोना जमा कराने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया और सभी को 1 आउंस 28.45 ग्राम सोने के बदले $20.67 दिए गए। 8 महीने बाद जनता से लूटे गए उसी सोने की कीमत $35 कर दी गई। इसी तरह 1934 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने लोगों के पास रखी चांदी का राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1963 में इस कानून के हटाए जाने से पहले कुल 80,000 टन चांदी लोगों से लूट ली गई थी। सांसद राइट पेंटमैन ने सरकार द्वारा लोगों का सोने लूटने का विरोध किया और सरकार से कहा कि वह सभी बैंकों को अपने कब्जे में ले। 13 मार्च 1933 को संसद में दिए गए एक भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बैंकों की मालकियत और उनका संचालन क्यों आवश्यक है। आइए हम अमेरिका के संविधान को देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कहता है कि अमेरिकी संसद देश के पैसे बनाएगी और उसके मूल्य को नियंत्रित करेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी संसद जो लोगों के
विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी है, इस महान विशेषाधिकार को बैंकिंग प्रणाली के हवाले कर दें। जबकि आज कुछ शक्तिशाली बैंकर पैसे को जारी और उसके वितरण को नियंत्रित करते हैं, कुछ ऐसा जो संविधान का कहना है कि अमेरिकी संसद करेगी।